हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लासेस चल रही है, भूगोल विषय की भी चल रही है, विज्ञान विषय की भी चल रही है और साथ ही साथ लोकतांत्रिक राजनीति की भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लासेस चल रही है। उसी कड़ी में हम आज अध्याय नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी जो आपकी बुक्स वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो वो है आपकी 54%। कितनी है? 54%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, राजनीति के क्षेत्र में प्राय अभिव्यक्त होता है। तो राजनीति के क्षेत्र में आजकल जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्त होता है वो होता है धार्मिक विभाजन। यानी जो राजनेता हैं वो वोटों के चक्कर के अंदर क्या करते हैं? समाज के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, मुस्लिम, है ना, अलग अलग धर्म के मुद्दों को मसला बना के वो उस पर क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। तो सबसे ज्यादा आज राजनीति के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो है धार्मिक विभाजन, धर्म के आधार पर बंटवारा। ठीक है, लोगों के अंदर फूट डालना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में ही है? कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में ही देखने को मिलता है? तो वो है आपका जाति आधारित विभाजन। बाकी दुनिया के देशों के अंदर जो जाति आधारित समाज के अंदर जो विभाजन है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन भारत के अंदर जाति आधारित विभाजन आज भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है? भारत के अंदर 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है, यानी जिसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो वो है मुस्लिम आबादी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में स्त्रियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज की संस्थाओं में। कितने परसेंट है? तो वो है आपकी 33%, यानी 1/3 भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां, ठीक है, रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो पहली खाली जगह में लिखना है आपको रूढ़ छवियां, यानी कि जो प्राचीन समय से जो महिलाओं के प्रति जो छवियां बनी हुई है समाज में वो छवियां, और तयशुदा सामाजिक भूमिका, यानी समाज के अंदर जो महिलाओं की भूमिका पहले से निर्धारित कर रखी है वो भूमिकाएं क्या है? लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार है। तो रूढ़ी छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिया ये आज भी समाज में लैंगिक असमानता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियां जो SC ST की जातियां हैं उनका हिस्सा कितने परसेंट था? तो वो था 16.6%। कितना था? 16.6%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल आबादी की खाली जगह प्रतिशत थी, तो वो कितने परसेंट थी? 14.2% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल आबादी है उसकी 14.2% मुस्लिम आबादी थी। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं हम लिंगानुपात। प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कहलाती है लिंगानुपात। आगे प्रश्न संख्या 5, भारत में खाली जगह सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी देता है। तो भारत का जो अपना संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार का धर्म, ठीक है, का पालन करने की छूट देता है, स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति को छूट है, स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म और उसके जो तौर तरीके हैं उनका पालन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई थी। यानी जो नारीवादी आंदोलन है उसमें महिलाओं का
राजनीतिक और वैधानिक तरीके से उनका दर्जा ऊपर उठाना और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा करना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नारीवादी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने स्त्रियों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। साथ ही साथ महिलाओं को समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्या हो, उनकी बराबरी हो, उन्हें भी समान अधिकार मिले, इसके लिए भी मांग उठाई गई थी। और इन्हीं आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया था। सिंपल एंड शॉर्ट कहे तो महिलाओं के हितों के लिए जो आंदोलन चलाए गए उन आंदोलनों को कहते हैं, उन आंदोलनों को कहा गया है नारीवादी आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, इंग्लैंड में किस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है? तो इंग्लैंड के अंदर जो ईसाई धर्म है उस ईसाई धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन में धर्म से क्या मतलब है? गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन में धर्म का मतलब किससे है? तो इस कथन के अंदर गांधी जी का जो धर्म से मतलब था वो था उसके नैतिक मूल्यों से। किससे था? नैतिक मूल्यों से। एक व्यक्ति के जो नैतिक मूल्य है अपने धर्म के प्रति, उन नैतिक मूल्यों से संबंध है यहां पर धर्म का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सांप्रदायिक राजनीति किस सोच पर आधारित होती है? जो सांप्रदायिक राजनीति है वो किस थिंकिंग पर बेस्ड होती है? तो जो सांप्रदायिक राजनीति है वो इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का क्या करता है? निर्माण करता है। जो सांप्रदायिक राजनीति है वो इस थिंकिंग पर बेस्ड है कि जो धर्म है वो ही सामाजिक समुदाय का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सांप्रदायिकता किसके लिए चुनौती मानी गई है? तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र के लिए सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। आगे प्रश्न संख्या 6, किस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया है? किस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय किया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था। इस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को लोगों को गोलबंद करने के लिए क्या किया है? सक्रिय किया है कि जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट दे सकता है और एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उन्होंने काफी हद तक भारत के अंदर लोकतंत्र को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया है? तो नहीं, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार या स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी छूट है, उसे कोई भी दबाव नहीं दे सकता या किसी भी धर्म को अपनाने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकता है, वो उसकी खुद की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो किस धारणा पर आधारित है? तो जो वर्ण व्यवस्था है जो प्राचीन समय में चला करती थी, जैसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये वाली जो व्यवस्था चला करती थी, तो उन जो वर्ण व्यवस्था है वो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें अपने से जो अलग लेवल के या जाति के लोग होते हैं उनको नीचा माना जाता है, गरीब माना जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया जाता। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित था। आगे प्रश्न संख्या 9, विभिन्न भारतीय समाज सुधारकों ने किस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाने के प्रयास किए हैं? तो विभिन्न जो भारतीय समाज सुधारक हुए उन्होंने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की बात कही है कि हमारे समाज के अंदर जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या वर्ण को लेकर, रंग को लेकर कि ये काला है, गोरा है, ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ऐसे जातिगत भेदभाव को क्या करना, नष्ट करने की जो पुरजोर मांग है वो उठाई भी थी और प्रयास भी किए थे और काफी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने का क्या किया था, अधिक प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 10, भारतीय क्षेत्रों में किस व्यवस्था के कमजोर होने से वर्ण व्यवस्था की मानसिकता में बदलाव आ रहा है? यानी धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें किस प्रकार की व्यवस्था के कमजोर होने से वर्ण व्यवस्था की जो मानसिकता पुराने समय में चल रही थी अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है। तो गांवों के अंदर जो पहले जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी उस जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी जो मानसिकता थी उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे गांवों के अंदर भी जो
जातिगत भेदभाव या जो वर्ण व्यवस्था पर भेदभाव किया जाता था या उस प्रकार की जो पुरानी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोस्तों आपके अध्याय 4 के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।